आमच्या हाती तो बसला कदलीचे. प्लीज प्लीज आम्ही डायरेक्टर म्हणून गेल्या. नमस्कार, मी सिद्धेश. गोवन वार्ता लाईव्हच्या या अत्यंत खास कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गोव्यामध्ये आपण तणावपूर्ण वातावरण जे आहे ते बघितलेलं आहे. खासगी टॅक्सी चालकांचा ऍप बेस्ड टॅक्सी विरोधात एक आक्रमक पवित्रा आपण बघितलेलं आहे. आणि अशातच एक महत्वाची आणि मोठी बातमी ती म्हणजे येत्या काळामध्ये अपना भाडा जे आहे ते सुद्धा गोव्यामध्ये येण्याच्या प्रयत्नात आहे. तशी तयारी सुद्धा त्यांनी सुरू केलेली आहे. गोवा सरकार हे सातत्याने बाहेरील लोकांना गोवा राज्यामध्ये जे आहे ते गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती आणखीन एक ऍप बेस्ड जे ऍप आहे टॅक्सी अपना भाडा ज्याचं नाव आहे ते जे आहे गोव्यात येण्याच्या प्रयत्नात आहे. याच अपना भाडाचे मुर्तजा अली जे आहेत ते आज आपल्यासोबत या चर्चेसाठी आपल्या बरोबर आहेत. खूप खूप स्वागत आहे मुर्तजा अली सर. गोवन वार्ता लाईव्ह मध्ये तुमच्या बरोबर खास गप्पा मारणार आहोत. एकंदरीतच सुरुवातीला माझा सगळ्यात महत्वाचा आणि पहिला प्रश्न असा की एकीकडे खासगी टॅक्सी चालकांचा हा ऍप बेस्ड टॅक्सीला विरोध आहे आणि ऍप बेस्ड टॅक्सी आणखीन एक गोव्यामध्ये आणण्याचा तुमचा प्रयत्न आहे. सगळ्यात महत्वाची आणि पहिली गोष्ट ती म्हणजे खासगी टॅक्सी चालकांवरती अन्याय न करता अपना भाडा हे कसं काय गोव्यामध्ये तुम्ही रुजवण्याचा प्रयत्न करणार आहात? देखिए सिद्धेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा. आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बुलाया और अपनी बात सबके बीच में रखने का मौका दिया. जो आपका सवाल है, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि आप मुझसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के लोकल टैक्सी ऑपरेटरों को जैसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है ऐप बेस्ड टैक्सी के आने से, तो हम इस चीज को कैसे दूर करेंगे या हमारा क्या प्रपोजल है? क्या मैं ठीक समझ पा रहा हूँ आपके सवाल को? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए, सबसे पहली ये चीज होती है कि सबसे पहले तो कैब ड्राइवर को या टैक्सी ड्राइवर को या ऑपरेटर को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी जब आती है, हर एक कंपनी, अगर हम टूरिस्ट से हटके बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर उनके एम्प्लॉयज, उनके टीम मेंबर और उसका एक अपना वो एक टूल होते हैं. और उनके टूल को, या मतलब अगर कोई कंपनी लेके आ रही है अपने एम्प्लॉय को और अपने टीम मेंबर को, जब तक वो कंपनी सेटिस्फाई करके चलेगी तभी वो कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है. आई मीन टू से, अगर मुझे 2 पैसे कमाना है, मेरी कंपनी को कमाना है, तो सबसे पहले मेरे साथ जो ऑपरेटर जुड़े हुए हैं, जो टैक्सी ड्राइवर मेरे साथ जुड़ेंगे, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. अभी गोवा में जो लोग कर रहे हैं, जो ऑपरेटर हैं, सिंगल टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर जो नॉर्थ गोवा साइड्स के आपके हैं, जो लोग इस चीज का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ये समझना पड़ेगा कि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. और जिस विजन के साथ अभी उनके लिए अपनी मार्केटिंग करना एक चैलेंज है. एक टूरिस्ट जब गोवा पहुंचता है तो वो टूरिस्ट किसको मिलेगा, ये अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है. आप यूनियन के थ्रू चलते हैं, वहां पे पर्ची कटती है, एयरपोर्ट पे नंबर आता है, तो ये सभी लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं. पर एक कंपनी जब ऑर्गेनाइज तरीके से आती है तो वो अपने लिए मार्केटिंग करती है. मार्केटिंग करके वो ये कोशिश करती है कि अपने साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको पैरेलल बिजनेस दिया जा सके. जैसा कि हमने हमारे प्रपोजल के अंदर जो ऑपरेटर हमारे साथ चल रहे हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हमने ये कमिटमेंट किया कि आपको 2,500 रुपए रोज का मिनिमम बिजनेस देना हमारी गारंटी है. अगर हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं, 12 घंटे लॉग इन रहते हैं, 2,500 रुपए का व्यापार अगर उनको नहीं मिलता है तो वो व्यापार हम देंगे, और अगर इससे ज्यादा जो बिजनेस मिलता है वो उनका है. और हमारे प्रपोजल में हम उनको लेके आ रहे हैं, उनको फेयर अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन उस फेयर में हमारी तरफ से कोई कटौती नहीं है. तो हम तो उनके लिए एक प्रमोटर का काम कर रहे हैं. अपना भाड़ा एक तरह से एक प्रमोटर एजेंसी का काम कर रही है, जो टूरिस्ट लेके आ रही है. बाहर से हम मार्केटिंग करके टूरिस्ट को गोवा में ला रहे हैं और उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए. उसके लिए हम अपने प्लेटफॉर्म से टैक्सी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देके, उनको सर्विसेज बेटर करा के, उनके बिहेवियर सुधार के, उनको अच्छी टैक्सी, लग्जरी गाड़ी अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल करा के उनको एक बेटर फ्यूचर दे रहे हैं. अगर टूरिस्ट को अच्छी सर्विस मिलेगी, ज्यादा टूरिस्ट आएगा. जब ज्यादा टूरिस्ट आएगा तो आपको ज्यादा व्यापार मिलेगा.
तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फैला हुआ व्यापार है उसको हम यूनिफॉर्म करके सबको बराबर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समझ का फेर है, क्योंकि वो लोग अभी आप समझिए कि एक नहीं काम करती है, चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स होती है, उसके अंदर कई सारा बेनिफिट, उनको थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि उनको कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, कहीं कुछ कमीशन देना पड़ता है, लेकिन उनकी मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड हो जाती है, कस्टमर कंपनी का लाने का काम होता है। आज आप देखिए कि एक रिटेल में किराने की दुकान खुलती है, ठीक है, तो दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने एरिया में माल को प्रमोट करना है, शॉप को प्रमोट करना है, फाइनेंस भी खुद कलेक्ट करना है, पैसा लगाना है, उस दुकान को चलाना है, उसमें जो नुकसान होगा उसको खुद को ही वहन करना है। जबकि जब ब्रांड ऑफ चेन रिटेल चेन आती है, उसके अंदर मल्टी ब्रांड स्टोर्स होते हैं, जहां एक कंपनी उनको प्रमोट करने का काम करती है, तो उस रिटेलर को एक गारंटी बिजनेस मिल जाता है कि आपको इतना बिजनेस मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो शॉर्टफॉल कंपनी कवर करेगी। तो उस केस के अंदर आपको एक गारंटी मिल जाती है, वो गारंटी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से ऑपरेटर को या ड्राइवर को मिलती है, तभी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सक्सेस होते हैं। आज आप देखिए कि ओला या उबर जब 2008 में जब इंडिया में एंटर करे थे, जो लोग उसके साथ में जुड़े, जिन्होंने उसके साथ में काम किया, क्या वो लोग नहीं कमाए? और सबसे बड़ी चीज ये है सिद्धेश जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोकलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है वो कंट्री समेत पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अगर हम ग्लोबल नहीं होते तो क्या इस पेंडेमिक का मुकाबला हम कर सकते थे? अगर बीएसएनएल का विरोध किया होता उस टाइम पे, बीएसएनएल जब चल रहा था और जब रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन को जब लाइसेंस इशू किए गए थे, उस टाइम पे हमें लग रहा था कि सब जो है वो गवर्नमेंट कंपनी या उसके एम्प्लॉयज का क्या होगा। आज आप समझिए कि अगर ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा था कि पेंडेमिक में आपको डेटा अवेलेबल मिला, हम लोग घर बैठ पाए, अगर हम सिर्फ बीएसएनएल के या एक सरकारी कंपनी के भरोसे होते तो क्या हम अफोर्डेबल रेट पे डेटा यूज कर पाते, मोबाइल यूज कर पाते? आज कंपटीशन हुआ तो सबके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। लैंडलाइन फोन कितने होते थे? आप ये समझिए कि कोशिश ये होनी चाहिए, हम किस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम बेटर कस्टमर लाए। आज अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आएंगे तो ज्यादा टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट की आज आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो टूरिस्ट आ रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। आज अगर 35,000 रुपए का पैकेज लेके गोवा के अंदर कोई आता है 3 दिन का, अगर वो पैकेज 25,000 में मिलने लगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो 35,000 वाला ही 25,000 में आएगा। कितना नया मार्केट डेवलप हो जाएगा, जो लोग 35,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते थे वो आज 25,000 खर्च करके गोवा आ जाएंगे। तो बिजनेस आफ्टरऑल बढ़ना है। तो अगर हम बिजनेस लाने की बात कर रहे हैं तो आपने ये समझना पड़ेगा कि अगर कंपटीशन भी होगा तो वो कंपटीशन आपके फायदे के लिए होता है। कहीं भी कंपटीशन होता है, किसी भी सेक्टर में आप देखिए कंपटीशन का हमेशा फायदा मिला है, ग्लोबलाइजेशन का हमेशा फायदा मिला है। क्या इंडिया में एयर इंडिया के अलावा कोई और कंपनी एविएशन में नहीं आती अगर मान लीजिए, तो क्या आज आप 2,000 रुपए के अंदर गोवा से बॉम्बे जा पाते? जी बिल्कुल नहीं जा पाते ना। तो हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन आएगा, कंपनीज आएगी। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो टैक्सी का जो बिजनेस है गोवा में, इसको आप ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कह सकते। गाड़ी चलाने का तरीका जो गोवा में है वही मुंबई में है, वही हरिद्वार में होगा और वही शिमला में होगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका भी एक है, ड्राइवर्स की यूनिफॉर्म भी हर जगह एक है, सब जगह बैच का तरीका है, सब जगह सेम प्रोसेस पे काम होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो नुकसान में जाएगा, बल्कि बात होनी चाहिए कि आप अफोर्डेबल प्राइस पे काम करेंगे तो टूरिस्ट ज्यादा आएगा। आप और उसके साथ साथ कंपटीशन करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए। हम उस हेल्दी कंपटीशन की तरफ लाने की कोशिश में हैं। आप समझिए कि मेरे पास आज मैं 150 गाड़ियों के साथ में उतर रहा हूँ और इतनी कंट्रोवर्सी में 150 ऑपरेटर मेरे साथ जुड़े गोवा के, तो उनको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखी होगी जी, समझ का फर्क है। ही एक बात कही आपने अफोर्डेबल की, म्हणजे परवडणाऱ्या दरामध्ये गोव्यामध्ये प्रवास करता येईल टॅक्सी मधनं, आणि ते सुद्धा ऍप बेस्ड.
म्हणजे तुम्ही मोबाईलवर टॅक्सी मागवाल, ती तुमच्या दारात येईल, तुम्हाला कुणाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, कोण ड्रायव्हर असणार आहे, कसा ड्रायव्हर असणार आहे, हे सुद्धा तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती थेटपणे कळेल. अफोर्डेबल प्राइस की सर आपने बात की, ये अफोर्डेबल प्राइस जो है, क्या आपका ऐसा मानना है कि गोवा में जो है वो हेल्दी कंपटीशन ना होने की जो साजिश है वो कहीं रची जा रही है क्या? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, आप एयरपोर्ट से कैब करते हैं, ठीक है? एयरपोर्ट से पणजिम जाने के लिए जो आपका 35 किलोमीटर का जो रूट है, इसका एवरेज फेयर जो 500 रुपए के आसपास होना चाहिए, 500 550 रुपए के आसपास होना चाहिए, 15 रुपए किलोमीटर के आसपास, ठीक है? उसका 1000 से 1500 रुपए तक लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि दूसरा कोई कंपटीशन वहां पे हो नहीं पा रहा है, कोई दूसरा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक टैक्सी गोवा में चल रही है और एक टैक्सी बॉम्बे में चल रही है, ड्राइवर की सैलरी दोनों जगह बराबर है, डीजल का कॉस्ट दोनों जगह बराबर है, गाड़ी की ईएमआई दोनों जगह बराबर है, गाड़ी के टैक्सेशन के खर्चे दोनों जगह बराबर है, इंश्योरेंस की प्रीमियम सब जगह बराबर है, गाड़ी का जो टैक्स होता है, आपका जो फिटनेस भी है या जो आपका टैक्सी नंबर के लिए जो टैक्स लगता है, ऑप्ट्रा वगैरह सब ट्रांसपोर्ट, जी, सारी जगह सिमिलैरिटी है पैन इंडिया, ठीक है? बहुत ज्यादा कहीं फर्क नहीं है, 1-2% का कहीं फर्क हो कहीं सपोर्ट करने के लिए। अभी आपके यहाँ गोवा के अंदर, क्योंकि ये टूरिस्ट का पार्ट है, तो आपके यहाँ फिर भी एक सपोर्ट मिलता है उनको, कुछ जिसको बोलते हैं कि कंसेशन मिलता है परचेज में, या कोई पैसा टैक्सी परचेज करने पे वापस भी आता है, जो दूसरी जगह नहीं है। तो जब सारे खर्चे बराबर हैं तो पर किलोमीटर का आपका कॉस्ट ज्यादा क्यों है? कुछ ज्यादा इसलिए है सिद्धेश जी कि आपके यहाँ एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि दिन भर में एक भाड़ा लेना है, उसी से अपना 2-2,500 रुपए वसूल कर लेना है, उसके बाद दिन भर आराम करना है। तो अब आपका लेथार्जिक होना, आलसी होना, अभी इस चीज को तो छोड़ना पड़ेगा, काम करना है तो। जब दूसरा आदमी 12 घंटे काम करने को तैयार है और आप बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे काम करूंगा और मैं दूसरे को भी 12 घंटे काम ना करने दूं, तो दिस इज नॉट फेयर। आपको रोटी नहीं मिली तो आप दूसरे की रोटी तो नहीं छीनेंगे ना, अनटिल और अनलेस दूसरा आपकी थाली में से रोटी उठा के खा रहा है। ये ऐसा क्यों है, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं अगर सिचुएशन को देख रहा हूं, अभी हमने तो भी आना है, राइट? अभी हमारे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए, हमारे ऑपरेशन 7 मार्च से स्टार्ट होने को है, बट उसके पहले आपके यहाँ गोवा माइल्स है। गोवा माइल्स तो गवर्नमेंट सपोर्ट से आई, टूरिस्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट था, उसके बाद वो आए। अभी आप क्या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे नॉर्थ गोवा के अंदर, जब मैंने कितने केस देखे, मैं पूरा इसको 6 साल के केस मैंने स्टडी करे, मुझे नहीं समझ में आता कि उन ड्राइवर्स ने जब गोवा माइल्स के ड्राइवर्स को असॉल्ट किया या इनके ड्राइवरों ने उनको असॉल्ट किया, वो केस जब फाइल हुआ उसके बाद उस केस का क्या हुआ, कहीं कुछ कड़ा पनिशमेंट किसी को मिला हो तो वो देखने लायक सीन हो। मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, आपकी नॉलेज में कहीं हो तो बताएं कि किसी को पनिशमेंट मिला हो। आप किसी के ऊपर, मतलब आप किसी को कैसे रोक सकते हैं काम करने से? जब आपको काम करना है, आप जा सकते हैं, आप जाइए, नहीं जा सकते आप कहते हैं मैं 1000 रुपए में लेके जाऊंगा, सामने वाला 500 रुपए में लेके जा रहा है, पैसेंजर 500 में जाने को तैयार है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? अनटिल और अनलेस आपको पड़ता नहीं लग रहा है, आपको नहीं पड़ेगा, आप मत जाएं। जिसको पड़ रहा है वो जाएगा। अगर वो नुकसान में काम कर रहा है तो नुकसान का धंधा लोग कोई कितने दिन कर पाएगा? एक दिन तो वो जाके खत्म होना ही है ना जी, बराबर। अगर आपको ऐसा लगता है, और अगर वो प्रॉफिट में काम कर रहा है और वो प्रॉफिट आपको भी है तो आपने जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यही बात मैं आगे लेके जाना चाहूंगा। आप मतलब मुर्तजा जी जाने जाते हैं फैक्ट्स के बारे में, नंबर्स के साथ बात करने वाले जाने माने, इनकी ख्याति है बहुत, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। 6 साल बहुत स्टडी किया है अपना भड़ा ने, और इसी के ऊपर मेरा अगला सवाल है। सवाल ये है कि 2015 से लेके 2021 तक का जो 6 साल का सफर है, उसमें से 2020 अगर हम लोग देखें तो तकरीबन ना के बराबर बिजनेस था, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हुआ होगा। तो लेकिन 5 साल की भी अगर बात करें, 2020 निकाल दे तो फिर भी गोवा में जो है वो टूरिज्म जो है उसकी जो प्रतिशत जो हमें दिख रहा है वो घटा है। इसकी जो कारण मीमांसा है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये टैक्सी सेवा या फिर टूरिज्म जो
बेसिकली ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है। जो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए अगर अच्छी सुविधाएं दी जाती तो जायज है कि टूरिज्म बढ़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसकी आपको ये सब में ऐसा लगता है क्या कि टैक्सी सेवा जो है उसमें सुधार नहीं आया है, इसीलिए ये टूरिज्म जो है उसको घटा हुआ है? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज समझने की है, क्योंकि आज एक होटल का इन्वेस्टमेंट है, रिजॉर्ट्स का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनकी एक फिक्स कॉस्ट जा रही है। अब अगर एक रिजॉर्ट मालिक को या होटल मालिक के कंपैरिजन में एक टैक्सी मालिक की अगर बात करें तो उसका इन्वेस्टमेंट कुछ 10-12 लाख का है, ठीक है, और रिजॉर्ट्स या होटल्स का इन्वेस्टमेंट करोड़ में जा रहा है। उसके बाद उनकी सैलरी भी जो है वो लैक्स के अंदर जाती है, उनके एक्सपेंसेस फिक्स हो गए, फिक्स एक्सपेंडिचर है। टैक्सी के अंदर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है टैक्सी के बिजनेस में, वो फ्यूल का होता है। तो फ्यूल तो तब जलेगा जब गाड़ी चलेगी, लेकिन बाकी के जितने भी बिजनेस है ना टूरिज्म के अंदर, उनके फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उन्होंने अगर 100 रूम का होटल बनाया है तो 100 रूम के मेंटेनेंस का खर्चा होता है, 100 रूम को मेंटेन करने के लिए स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये बेयर मिनिमम खर्चे तो उनके हो ही जाते हैं। और उसके मुकाबले टैक्सी बिजनेस के अंदर वो खर्चे नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा एक ही खर्चा होता है इसके अंदर, जो आपकी गाड़ी की ईएमआई जाती है जी, ठीक है। तो अभी ऑपरेटर ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे मिसबिहेव से, मेरे काम नहीं करने से आपके गोवा को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप समझिए, आपका टूरिज्म जो है गोवा का बैकबोन, इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब अगर वही चरमरा जाएगी, अभी मैंने जब इसको देखने के लिए मैंने जब इसका प्रपोजल तैयार किया कि हम कैसे काम करेंगे अगर हमको आना है तो मुझे लूप होल मिला आपकी टूरिस्ट पॉलिसी के अंदर कि भाई आप बाहर मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। जब मैंने बाहर मार्केट करने की कोशिश करी, मैंने ऑपरेटर्स को टच किया, तो मुझे ये पता लगा कि 2015 में जितने ऑपरेटर गोवा के लिए टूर पैकेज का काम करते थे, उसमें से 60% लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अभी उनसे हम बात करते हैं तो उनका रीजन ये जाता है कि हम पैकेज बुक करते हैं, पैकेज बुक करने में जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर 3 सर्विसेज होती हैं। एक होता है फेयर, एयर टिकट या ट्रांसपोर्टेशन, जो गोवा पहुंचने और गोवा से वापस जाने का होता है, ठीक है। ये उस पैकेज का सिर्फ 10 से 15% पार्ट होता है, जो फ्लाइट बुकिंग या आपका ट्रेन बुकिंग का होता है। उसके बाद 25% पार्ट होता है, 25 से 30% पार्ट होता है होटल का, जो कि एक फिक्स होता है, और होटल के अंदर कंपटीशन होता है, उनका एक अपना एक पैनल होता है, उस पर वो होटल बुक करवाते हैं, पैकेज के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। वहां पे वो होटेलियर्स से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको रेगुलर बिजनेस करना होता है, वो कॉर्पोरेट्स होते हैं। होटल बिजनेस में जो लोग हैं वो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं। अब जो बचा हुआ जो 50 से 60% का पार्ट है ना, वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का होता है, साइट सीइंग, एयरपोर्ट, उसके अलावा रिजॉर्ट्स में जाना है दिन भर, तो वो एक बड़ा पार्ट होता है। उसमें उन लोगों को इन लोकल ऑपरेटर से डील करना होता है, जिसमें उनको काफी परेशानी होती है। और जो फीडबैक जो टूरिस्ट देता है उसके अंदर इन लोगों से सबसे बड़ी तकलीफ होती है। अब जब टूरिस्ट ऑपरेटर जो है, जो टूर ऑपरेटर है बाहर से, जब वो इन लोगों से डील नहीं कर पाए तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उससे उनका कस्टमर बेस खराब हो रहा था। आज अगर कोई भी कस्टमर बेस को खराब करने, आज मेरा कहीं भी पैन इंडिया में कहीं ऑपरेशन नहीं है, मैं पहली बार गोवा में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी अगर मैंने किसी और सिटी में मुझे कंफर्ट मिला होता, मैंने स्टार्ट किया होता, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं इस लूप होल को मैं खत्म कर सकता था, तो मैंने उसके अंदर हाथ डाला कि भाई हम टूरिस्ट मार्केट को हम ला सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम हर लेवल पे हम मुकाबला कर सकते हैं। तब 6 साल बाद आज हम आने की स्ट्रेंथ में है। लेकिन दूसरे जो ऑपरेटर थे, आज अगर कोई भी, ये इन लोगों का सोच है, मैं बाहर से कहीं घर से तो कुछ लेके नहीं आऊंगा, ड्राइवर भी होगा तो गोवा का होगा, ऑपरेटर भी होगा तो गोवा का होगा, गाड़ी भी होगी तो गोवा में होगी, गोवा में चलेगी, पैसा आएगा। अभी मैं अगर टूरिस्ट को लेके आ रहा हूँ तो समझिए मैं बाहर से इकोनॉमी लेके आ रहा हूँ। मैं अगर अपनी 150 गाड़ी के लिए रोजाना 1500 टूरिस्ट लेके आऊं, ठीक है, तो रोजाना 1500 टूरिस्ट अगर मैं सिर्फ अपनी 150 गाड़ी के लिए लेके आऊंगा, तो आप ये समझिए कि अगर एक एवरेज टूरिस्ट पैकेज अगर 25 से 30 हजार का है, तो मेरा गोवा में कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितने होटेलियर्स को बिजनेस मिलने वाला है, कितने जो है वो फ्लाइट ऑपरेटर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, जो या जो ट्रेन के थ्रू आने वाले हैं या बसेस के थ्रू आने वाले हैं, तो ओवरऑल बिजनेस तो सबको मिलेगा। तो मैं अगर गोवा की जो इकोनॉमी के अंदर बूस्टअप करने जा रहा हूं और बाकी अगर गवर्नमेंट साइलेंट बैठी है,
पुलिस साइलेंट बैठी है, ये सारे मूवमेंट चल रहे हैं, आज मारपीट होने जा रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी मैं आपके चैनल से बताऊं, मेरे पास भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि मुझे बड़ा डैमेज करने की कोशिश है गोवा में। मैं दिल्ली और बॉम्बे से मैं अपने ऑपरेशंस कर रहा हूं, लेकिन लोकल में मेरी टीम तो है, मेरा फ्रेंचाइजी है फिरोज आगा वहां पे। अभी मेरे को उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि मेरी लोकल टीम को कोई तकलीफ ना हो। उसकी भी हार्ड वर्किंग है। आज उसने वहां पे बैठ के अगर 150 ऑपरेटरों को अपने साथ जोड़ा है तो मेहनत तो वहां हुई है। और मेहनत से बड़ी चीज ये है कि लोगों के पास बिजनेस नहीं था पेंडेमिक में, उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि चलिए 2500 का बिजनेस तो इंश्योर होता है, बिल्कुल, तो लोग हमारे साथ जुड़े। अभी जो नहीं जुड़े उनके साथ हमने तो कोई नाराजगी रखी नहीं है, आज नहीं कल जुड़ेंगे। आज 150 है, कल 450 ऑपरेटर भी होंगे हमारे साथ में, उसके बाद कल के दिन 4500 ऑपरेटर भी होंगे। लेकिन हाँ, अगर डैमेज करने के लिए तैयार बैठे हैं तो ये पुलिस ने देखना है, ये वहां के लोकल ऑथोरिटीज ने देखना है। अगर वहां की गवर्नमेंट या वहां के एमएलए या वहां के मिनिस्टर अपनी लोकल या पर्सनल इंटरेस्ट से उठ के वोट बैंक को साइड करके, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगर 30,000 कैब्स वहां चल रही हैं तो 60,000 लोगों के वोट तो हैं। अभी वहां की गवर्नमेंट ने या मिनिस्टर्स ने ये देखना है कि हमने सिर्फ वोट बैंक को लेके काम करना है या फिर इकोनॉमी को लेके काम करना है। गोवा डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स कैसे दे पाएगी। तो ये अब वो टाइम आ गया जब आपको ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से उठ के ऊपर सोचना पड़ेगा। अभी जो यूनियन के लीडर हैं, अभी आप समझिए कि यूनियन ऑब्जेक्शन कर रही है या यूनियन के लीडर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली हो जाएगी कि किसी को पर्सनल लेवल पे ईगो का ऑब्जेक्शन है या सबका ऑब्जेक्शन है। आज जो लोग जितने एसोसिएशन के मेंबर हैं, ये लोग कहते हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अगर आप उठा के देखें, अगर हम उसके डेप्थ के अंदर जाएं, तो जो बड़े लोग हैं इसके अंदर जिनके पास मल्टी व्हीकल्स हैं या जो एसोसिएशन के अंदर प्रभाव रखते हैं, जो यूनियन के लीडर्स हैं, उनकी गाड़ियां तो रेगुलर चलती हैं। लेकिन जिन लोगों का प्रभाव नहीं है, जो लोग अपनी उसके अंदर रहते हैं, तो वो दिन भर के अंदर बेचारे एक भाड़ा भी नहीं मार पाते। तो अगर यूनिफॉर्म तरीके में काम किया होता तो हमको वो गैप नहीं मिलता आने के लिए, तो कमी तो आप लोगों ने छोड़ी है। मेरा एक सीधा सवाल है, अगर आप गोवा में प्राइवेट टैक्सी ओनर होते हैं और अगर आपको पता चलता है कि अपना भाड़ा यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल, अगर आप मेरी बात करें तो मैं सबसे पहले ये देखता कि रिएक्ट करने के पहले मुझे ये देखना था कि उनका प्रपोजल क्या है, काम कैसे कर रहे हैं। अगर मेरे फायदे की चीज है तो मैं भी उनके साथ काम करता। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बड़े अम्ब्रेला में जाना पड़ता है। जैसे आपका एक एमएलए है, ठीक है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा। जब चुनाव लड़ने के बाद अगर पोजीशन ये होती है कि दो पार्टियों की गवर्नमेंट बन रही है और निर्दलीय के ऊपर टिकी हुई है कि वो जिस साइड जाएगा उसका वोट मैटर करेगा, तो वो डिसाइड करता है ना। उसी तरीके से यहाँ जो ऑपरेटर हैं, ये निर्दलीय कैंडिडेट हैं, अभी इनको डिसाइड करना है कि इनको निर्दलीय खड़े रह के डेवलपमेंट को रोकना है या किसी बड़े अम्ब्रेला में जाके उसके साथ डेवलप करके। अभी आप समझिए, अगर ये यूनियन के लोग मेरे साथ काम करते या मुझसे पहले गोवा माइल्स के साथ में काम करते, ठीक है, अगर उनके साथ मर्ज हो जाते और गोवा माइल्स अगर इनके लिए अगर कुछ गलत करता, तो वापस झंडा लेके अलग हो सकते थे, ठीक है। जैसे ओला या उबर के अंदर पैन इंडिया में होता है, अगर किसी सिटी के अंदर उनकी पॉलिसी कहीं गलत हो जाती है, कहीं ड्राइवर्स को कमीशन कम ज्यादा मिलने लगता है, उनको फेयर नहीं मिलता है, उनकी यूनियन बनी हुई है, वो लोग स्ट्राइक करते हैं, उनके ऑपरेशंस रुक जाते हैं, आखिर उस कंपनी को उनके आगे सरेंडर होना पड़ता है। तो ये भी तो एक अच्छा सजेशन था ना कि आप यूनियन का प्लेटफॉर्म से हमारे पास या गोवा माइल्स के पास किसी के पास जाते, बैठते, अपने पैकेज पे डिमांड करते कि हमको इस तरीके से काम करना है, आपका ऐप है, हम साथ में काम करेंगे और अगर उसको आपको कहीं नुकसान लगता है तो आप। आज अगर मेरे पास 80% ऑपरेटर इस यूनियन के हों और अगर मैं इनके साथ कुछ गलत करने लगूं या मेरी कंपनी कुछ गलत करने लगे, 80% लोग झंडा उठाएंगे और मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो क्या मैं गोवा में काम कर पाऊंगा? तो मैं अगर इनकी जगह मैं होता तो मेरे पास तो ऑप्शन यही होता कि मैं कहता कि चलिए हम लोग मिलके काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मुर्तजा अली साहब ने क्लियर कर दिया है कि टैक्सी ओनर्स जो है वो खुल के बातचीत कर सकते हैं, खुल के मिलजुल के काम भी कर सकते हैं। और एक सवाल, मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अपना भाड़ा
अलग टैक्सी ऐप से अलग कैसे है? देखिए, अपना भाड़ा एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। अपना भाड़ा किसी भी कस्टमर से डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं लेगा। जो पेमेंट आना है वो टैक्सी ऑपरेटर को खुद को मिलना है, और हम कस्टमर को मल्टीपल चॉइस अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे जब कस्टमर होता है तो टैक्सी ड्राइवर ने खुद रेट कोट करनी होती है। मैक्सिमम रेट हमारी तरफ से होता है सजेस्टिव प्राइस, लेकिन उसके अंदर क्योंकि हम नॉन जीपीएस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमने गाड़ियों के अंदर कोई डिवाइस नहीं लगाया, हम कोई मोबाइल कैमरे का यूज नहीं कर रहे, हम जीपीएस या जीपीआरएस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे, हम फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। तो रोड पे चलने वाली हर गाड़ी के ऊपर हमारी निगाह है, उसकी एक्चुअल ट्रेसिंग हमारे पास में। तो पहली चीज तो हम कस्टमर को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरी चीज, हम इन ऑपरेटर्स से इनको मिनिमम गारंटी कमिटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन इनके भाड़े में से हम लोग कोई कमीशन नहीं काट रहे। अगर ये 500 रुपए लेते हैं तो इनका है, 400 लेते हैं तो इनका है, और 1500 लेते हैं तो इनका है। हमारा तो एक बहुत नॉमिनल कन्वीनियंस फीस है। जो मैसेजेस और जो आईटी के ऊपर हमारा खर्च होना है वो हमारा सिर्फ 10 रुपए रोज है। तो 10 रुपए पर डे के अंदर अगर हम इनको एक सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं तो इससे बेटर सर्विस तो कहीं मिलनी नहीं है, क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट ही यही है कि हम कोई फेयर में कोई कमीशन नहीं काटेंगे। तो इनको तो फॉर फ्यूचर सेफ्टी है। अभी अगर हमारा एग्रीमेंट होता कि आपके भाड़े में हम 10% लेंगे, 15% लेंगे, 20% लेंगे, और कल वो कम ज्यादा होता अलग चीज थी। हमने तो वो कन्वीनियंस फीस रखी है सिर्फ 10 रुपए पर डे, 10 रुपीज पर डे पर टैक्सी हमारा कन्वीनियंस फीस है। इसके ऊपर हमने काम करना है। तो इससे ज्यादा सेफ्टी क्या होगी कि आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, आप हमसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, उसके अलावा बिजनेस आप खुद कर रहे हैं। और हमारे सजेशन से अगर आपको मिनिमम बिजनेस नहीं मिलता है तो हम 2500 रुपए का आपको गारंटी बिजनेस दे रहे हैं। अब इससे आगे एक कंपनी कितना बड़ा विजन, अब इससे आपको मेरी इस पॉलिसी से आपको यह समझ आ जाएगा कि मेरा विजन आपके टूरिस्ट टैक्सी बिजनेस से कमाने का नहीं है, मेरा विजन टूरिज्म से कमाने का है। अदर सोर्सेस से पैसा लगा के मैं आपको देने आया हूं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया। जी जी, एक जाते जाते एक आखरी सवाल, आपण गोव्यामध्ये अनेकदा पाहिलंय की स्त्रियांना कशा पद्धतीने प्रोत्साहित केलं जाते काम करण्यासाठी, आणि अपना भाडामध्ये हीच एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मलाही दिसली। मुर्तजा जी, 45% फीमेल ड्राइवर्स, वो भी ब्लैक बेल्ट, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन सबसे पहले ये चीज सामने आएगी, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि आज पूरी कंट्री के अंदर, बल्कि इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज विमेन्स एंड मेंस आर इक्वल इन ऑल फील्ड्स, राइट? बट यहाँ पे एक जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ रहा है फीमेल की सेफ्टी के लिए। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट डेवलप करके दिया कि आपके लिए फील्ड ओपन है, आप आइए। दूसरी चीज, जो कंज्यूमर हमारे पास हैं, जैसे लेडीज का ग्रुप्स आता है, फैमिलीज आती हैं, उनको सेफर साइड देने के लिए, बेटर सिक्योरिटी देने के लिए, अब वो ड्राइवर्स ब्लैक बेल्ट हैं तो वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगी और अपने पैसेंजर को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन देना ही था। ये बहुत बहुत बढ़िया बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना भाड़ा के बारे में बहुत सारी बातें कही, यहाँ के प्राइवेट टैक्सी ओनर्स के बारे में भी बात कही, गोवा माइल्स के बारे में भी बात कही। लेकिन अपना भाड़ा जो है, आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करें, मिलजुल के बिजनेस करें। एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो क्वालिटी सुधरेगी तो कंज्यूमर बढ़ेगा तो टूरिस्ट बढ़ेगा, और टूरिस्ट बढ़ेगा तो अल्टिमेटली रेव्हेन्यू बढ़ेगा। खूप खूप धन्यवाद मुर्तजा अली सर, तुम्ही आमच्या बरोबर बातचीत केली, सविस्तरपणे आपली भूमिका मांडली। अपना भाडाच्या मुर्तजा अली सरांसोबत आपण गप्पा मारत होतो आणि त्यांच्याकडनं आपण नेमकं समजून घेतलं की अपना भाडा हे टॅक्सी बेस्ड ऍप नेमकं काय आहे, ते कसं काम करणार आहे, सध्या सुरू असलेला तणावपूर्ण वाद, त्याच्यामध्ये पुन्हा आणखीन एक नवीन स्पर्धा, आणि या स्पर्धेमधनं तयार होणारं एक दर्जेदार उत्पादन, याचा सगळ्याचा फायदा हा गोव्यामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना कसा होईल, याच्याबद्दल मुर्तजा अली सरांनी आपल्या बरोबर संवाद साधला। खूप खूप धन्यवाद। ही चर्चा मी इथेच थांबवतोय, पण अपना भाडा आणि हे जे टॅक्सी बेस्ड ऍप असणार आहे, ह्याची नेमकी उत्सुकता जी आहे ती पर्यटकांनाच नाही तर संपूर्ण गोव्यातील लोकांनाही लागून राहिलेली आहे। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं।